हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉवेल्स की लाइब्रेरी। और आप देख रहे हैं सलाम इश्क इश्क मेहरबा का सीज़न 2। तो चलिए अपने नॉवल की तरफ बढ़ते हैं। पिछले पार्ट में आपने सुना था कि मिशा फाहा और सुहान को अरमान के साथ जो कुछ हुआ होता है वो सब उसको बता देती है। फ़हा ये सुनकर बहुत परेशान होती है और बोलती है, क्या इस बारे में असीर जानता है? तो मिशा उसको बताती है कि असीर जानता था और उसने दीबा को लंगड़ा करके एजेंसी के हवाले कर दिया है। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि अरमान और ईशा कमरे में बंद हो जाती हैं। ये लोग थोड़ी बहुत बातचीत करती हैं। अब इससे आगे, मुझे आप खुश नहीं लगती। शादी के बाद आप में काफ़ी बदलाव सा आया है। सुहान अब्दस को देखकर बोला। वो दोनों इस वक्त लॉन में चहलकदमी कर रहे थे। हम खुश हैं हानी, तुम परेशान ना हो, अब्दस ने उसको देखकर कहा। आपके ससुरालियों का रवैया कैसा होता है, स्पेशली आपके शोहर का? जुहान ने पूछा। सबका सही होता है और आतिश का भी, अब्दस ने बताया। वो आपको वक्त तो देते हैं ना? जुहान ने पूछा। जाहिर सी बात है, हम उनकी बीवी हैं तो वो वक्त तो देना ही है उनको, अब्दस मुस्कुराकर बोली। जी ये बात तो है, पर वहाँ के फैमिली मेम्बर ज़्यादा बिजी रहते हैं ना, तो सोचा आपसे पूछ लूँ, जुहान ने कहा। तो अब्दस ने गहरी सांस भरकर उसको देखा। वहाँ का माहौल बस हमारे माहौल जैसा नहीं, वो मुख्तलिफ है और नए माहौल में एडजस्ट होने में तो वक्त लगता है ना, फिर आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह हम आदी हो जाएंगे, अब्दस ने सादा लहजे में बताया। आदि या फिर समझौता करना सीख लेंगी? जुहान ने काफ़ी संजीदगी से सवाल किया तो अक़दस खामोश रही। क्या हुआ? उसको चुप देखकर जुहान ने पूछा। कुछ नहीं, बस सोच रहे थे कि अब अंदर जाना चाहिए, अक़दस ने बताया। जी जाना चाहिए, पर आप यहाँ रहने वाली हैं या वो लेने आएंगे आपको? जुहान ने पूछा। हमारा नहीं ख्याल, वैसे भी हमें यहाँ आए कुछ घंटे हुए हैं, वो इतनी जल्दी लेने नहीं आएंगे, अक़दस ने जैसे ही कहा ठीक उसी वक्त एक बड़ी गाड़ी गेट से हवेली में दाखिल हुई थी। ये तो आ गए हैं, लगता है वापस नहीं गए थे। जुहान ने आतिश को गाड़ी से बाहर निकलता देखा तो कहा, इस बंदे का कुछ पता नहीं चलता कब क्या कर जाए, नो आइडिया। अक़दस बेसाख्ता और झिरझिरी सी लेकर बोली। ये इतने सीरियस मूड में क्यों रहते हैं? जुहान ने दूर से ही उसके चेहरे पर छाई संजीदगी का अंदाज़ा लगाए कहा। बाहर आता है तो खुद को ऐसे शो करवाता है जैसे इससे ज़्यादा कोई संजीदा इंसान इस पूरी दुनिया में नहीं, लेकिन घर में इसकी बत्ती सी बंद नहीं होती, अक़दस ने आतिश को देखकर कहा, जिसका चेहरा ज़रूरत से ज़्यादा सापट था। आप उन पर काफ़ी तपी हुई हैं, खैरियत है ना? जुहान मध्यम मुस्कुराहट से पूछने लगा। हाँ खैर है, अक़दस ने अपने तासुरात नॉर्मल किए कहा। अस्सलाम वालेकुम। आतिश उन दोनों के करीब पहुंचा तो जुहान ने सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, अपनी चीज़ें लाओ, हम शहर जा रहे हैं। संजीदगी से जुहान को उसके सलाम का जवाब देता आखिर में वो अक़दस को देखकर बोला, लेकिन क्यों, और आप इतनी जल्दी लेने भी आ गए? क्या आप वापस नहीं गए थे? अक़दस को हैरत हुई। गया था, मतलब जा रहा था, लेकिन फिर तुम्हारी याद ने वापस खींचकर यहाँ आकर छोड़ा, आतिश ने उसकी बात के जवाब में कहा तो जुहान के सामने वो खामखा शर्मिंदा सी हो गई। अभी आप अंदर आए, कुछ देर बाद चलते हैं, अक़दस ने संजीदगी से कहा। वैसे तुम यहाँ अकेले क्या कर रही हो? तुम्हें अपने घर के अंदर होना चाहिए था, आतिश उसका हाथ अपने हाथ में लेकर पूछने लगा। हम यहाँ बातें करने आए थे, इस बार जवाब जुहान ने दिया। कौन सी बातें, जिसको करने के लिए तुम दोनों यहाँ आ गए? आतिश के लहजे में जलन साफ महसूस की जा सकती थी। दोनों भाई बहन खुद से मफरूज़े कायम करके जलते रहते। जुहान आतिश को देखता अपना सर नफ़ी में हिलाकर बस यही सोच पाया। कुछ ज़रूरी बातें थी, अक़दस ने बताया। कौन सी ज़रूरी बातें? आतिश ने पूछा। आपको जानने में कुछ हासिल नहीं होगा, अंदर चलें, अक़दस ने जैसे ही उसको टाला। तुम्हारी शादी नहीं हुई ना अभी तक? आतिश ने बराह रास्त जुहान को देखकर कहा। नहीं, जुहान ने बताया। क्यों? आतिश ने संजीदगी से पूछा। आप क्यों पूछ रहे हैं? मेरे लिए कोई रिश्ता लेकर आए हैं क्या? जुहान को उसके सवालात पसंद नहीं आए। लेकर आया तो नहीं, लेकिन सोच रहा हूँ ले आऊँ, आतिश ने बामुश्किल अपने लहजे को नॉर्मल बनाए कहा। क्यों? प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी संभालने के साथ साथ आपने मैरिज भी और भी खोल लिया है, जुहान ने जवाबन पूछा तो अक़दस को बेसाख्ता हंसी आई थी। अलबत्ता आतिश के सर पर लगी और तलवार बुझी थी। हाँ वो भी खोल लिया है, और सोच रहा हूँ पहला रिश्ता तुम्हारा करवाऊँ, साले साहब, आतिश ने साले साहब पर खासा जोर देते हुए कहा। क्यों नहीं साले साहब?
زحان کی آج کل پسلتی زبان ایک بار پسلی تو آتش کے ساتھ ساتھ اقدس کو بھی اجنبا ہوا۔ کیا تم نے مجھے گالی دی؟ آتش نے خون آشام نظر سے اس کو گھورا تو زحان نے اپنا گلا کھنکار کر اس کو دیکھا جو پل بھر میں آتش فشاں بن گیا تھا۔ ہانی کسی سے مس بہیو نہیں کرتا، وہ بس آپ کے سوالوں سے زج ہو گیا ہے، اقدس نے زحان کی طرفداری کرتے ہوئے کہا۔ ہاں تمہیں بڑا پتہ ہے، آتش کو اس کا زحان کی سائڈ لینا ایک آنکھ نہیں بھایا تھا۔ جی وہ اس لیے کیونکہ یہ مجھ سے بہت پیار کرتی ہیں، میرا بہت خیال بھی رکھتی ہیں، ایون اب بھی رکھتی ہیں۔ مجھے میری موم کے بعد اگر کوئی قریب سے جانتا ہے تو وہ یہ ہیں۔ زحان نے بھی سوچا کیوں نہ جلے والے کو مزید جلایا جائے۔ ایج کیا ہے تمہاری؟ آتش کا بس نہیں چلا ورنہ وہ اپنی نظروں سے زحان کو بسم کر ڈالتا۔ آپ کی کیا ایج ہے؟ زحان نے الٹا اس سے سوال کیا۔ پہلے سوال میں نے کیا تھا، آتش نے جتایا۔ میں اسکول ٹائم سے فرسٹ کوشچن کو اگنور کرتا ہوں، زحان نے مسکرا کر بتایا تو آتش کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ ہانی تم اندر جاؤ، اقدس آتش کو غصے میں آتا دیکھ کر زحان سے کہا۔ جی جیسا آپ کہیں۔ زحان جاتے جاتے ہوئے بھی آتش کو آنکھ لگانا نہیں بھولا تھا۔ تو یہ تھا تمہارے خاندان کا شریف سلجھا ہوا بچہ؟ آتش نے کھا جانے والی نظر سے اس کو دیکھ کر پوچھا تو اقدس کو سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا جواب دے۔ حیران تو وہ خود بھی تھی کہ خاموش رہنے والا کم گو زحان آج یوں حاضر جوابی کا مظاہرہ کیوں کر رہا تھا۔ ہاں شریف اور سلجھا ہوا بچہ ہے، گونگا یا بہرا نہیں جو آپ اس کو کچھ بھی بولیں گے اور وہ جواب میں خوش رہے گا، اقدس نے سنبھل کر کہا۔ اندر چلو، تمہارے والدین کو سلام کرنے کے بعد شہر کے لیے نکلنا بھی ہے، آتش نے تب کر کہا۔ چلیں۔ اقدس نے اس کو آنے کا اشارہ کیا تو وہ اپنی شال کندھے پر صحیح کرتا اندر کی طرف بڑھا، اور ابھی وہ حویلی کے وسط پر کھڑا ہال میں داخل ہونے لگا تھا جب اقدس کی دل دہلانے والی چیخ سن کر وہ پلٹ کر جلدی سے اس کی طرف آیا۔ کیا ہوا، تم ٹھیک ہو؟ اقدس کو آنکھیں میچ کر بس چیختا دیکھ کر وہ حقیقتاً بہت پریشان ہوا تھا، لیکن اقدس سن کہاں رہی تھی، وہ تو بس چیخیں مارنے پر مصروف تھی۔ زوجہ کیا ہوا، میری طرف دیکھو، اس کو اپنے حصار میں لیتا چہرہ اپنی طرف کیے وہ فکر مندی سے پوچھنے لگا تو اقدس نے آہستہ آہستہ اپنی آنکھوں کو دیکھا۔ کیا ہوا، کیوں چیخی اتنا؟ آتش نے نرمی سے پوچھا۔ وہ اقدس نے سامنے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ کیا؟ آتش کو سمجھ نہیں آیا۔ چھپکلی، اپنے سوکھے پڑتے ہونٹوں پر زبان پھیر کر اقدس نے بتایا۔ میری نہ تم بات کان کھول کر سن لو، تمہاری ہر بچکانہ حرکتیں برداشت کرتا ہوں تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوا کہ تم مجھے چھپکلی کا خطاب دے ڈالو گی تو میں خاموش رہوں گا۔ اگر واقعی میں چھپکلی کی طرح چپک گیا نا تو لینے کے دینے پڑ جانے ہیں تمہیں۔ آتش کی پیشانی پر جہاں پریشانی کی لکیریں تھیں اب وہاں بل نمایاں ہوئے تھے۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، وہ دیکھو چھپکلی۔ اقدس پریشانی میں اب سے تم تک کا سفر کرتی اس کا رخ سامنے کی طرف کیا تو آتش غور سے دیوار کو دیکھنے لگا۔ تم اس کو دیکھ کر چلائی؟ آتش کو یقین نہ آیا۔ ہاں اب پلیز، اب اس کو مار دے، کتنی گندی ہے، اگر کاٹ واٹ لیا تو اس کے زہر سے ہم مر جائیں گے، اقدس نے گھبرائے ہوئے لہجے میں اس کو کہا تو صبر کا گہرا گھونٹ بھر کر آتش جہاں تھا وہاں دیکھتا پھر اس دیوار کو دیکھنے لگا جو ان سے کافی دور تھی، تقریباً 7 قدموں تک۔ شکر ہے اللہ نے اس چھپکلی کو رے نہیں دیا ورنہ کاٹنے کے زہر کا تو پتہ نہیں لیکن تمہارا ہارٹ فیل ضرور ہو جاتا۔ آتش خاصا تپا ہوا تھا۔ فضول باتیں ہو گئی ہوں تو اس کو مار دیں، اقدس نے جھرجھری لے کر کہا تو اپنی آئی برو کو انگوٹھے سے مسلتا وہ بس چھپکلی کو دیکھنے لگا جو چنگم کی طرح دیوار سے چپکی ہوئی تھی۔ ہم نے تمہیں چھپکلی کو مارنے کے لیے کہا ہے اور تم ہو بس چھپکلی کو دیکھے جا رہے ہو جیسے آج سے پہلے کبھی چھپکلی کو دیکھا نہ ہو۔ اقدس کو اس پر غصہ آیا، وہ کب سے اس انتظار میں تھی کہ وہ اب اس کو مارے، اب مارے گا، لیکن اس کو تو چھپکلی دیکھنے سے فرصت نہ تھی۔ میں چھپکلی کی کمر کا سائز چیک کر رہا تھا، آتش نے کافی پرسوچ لہجے میں اس کو بتایا تو اقدس ہونک بنی اس کا چہرہ دیکھنے لگی، یعنی بس یہ کام رہ گیا تھا، اس کو تو سوچتے ہوئے بھی اکائی سی آ رہی تھی۔ کمر کا سائز سیریسلی؟ اقدس کو یقین نہیں آیا۔ ہاں کیوں، دیکھنے تو دو کہ اس میں ہے کیا جو آج تک تم مجھ سے نہ ڈری اور اس چھپکلی کو دیکھ کر ایسے چیخیں مار رہی تھی جیسے سامنے ملک الموت ہو، آتش نے اس بار سر جھٹک کر کافی سیریس انداز میں بتایا تو اقدس کا دل چاہا اپنا سر دیوار پر مار دے جبکہ آتش کی گھورتی نظریں دیوار پر موجود چھپکلی پر تھی۔ مجھے کیا آ رہی ہے؟
अकदर से छुपली को देखना फिर आतिश की इस बेतुकी बातें सुनकर जी मतलाने लगा। केक क्यों आ रही है? अभी तो हमारे दरमियान ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हुआ। आतिश शदीद हैरानगी के आलम में इस बार उसको देखकर बोला तो अकदस को समझ नहीं आया कि इस बेशरम इंसान को अब वो क्या जवाब दे। हमें पहले लगता था आप बेशरम हैं, लेकिन अब आपको बेशरम बोलते हुए भी शर्म आती है क्योंकि ये लफ्ज़ तो कुछ भी नहीं, आप तो इससे भी ज़्यादा पहुंची हुई चीज़ हैं। अकदस ने खुद को पुरसुकून करने की कोशिश करते हुए बोली, कर ली मेरी तारीफ, निकाली दिल की भड़ास, हो गया मन हल्का, अब अंदर चलने की करो। आतिश उसको घूर कर कहता अंदर ले जाने लगा। रुके तो, ऐसे कैसे, इसको मारे नहीं तो हवेली में दाखिल हो जाएगी। अकदस ने उसको रोकने की कोशिश करते हुए कहा, आ जाएगी तो क्या हुआ, हवेली बड़ी है तो तुम अपने दिल को बड़ा करो, एक कोने में पड़ी रहेगी, किसी का क्या जाएगा। आतिश के पास हर सवाल का जवाब मौजूद था। क्या बातें कर रहे हो आप, ये सही नहीं है, अगर ये दाखिल हो गई तो हमारे घर वाले क्या करेंगे। अकदस को समझ नहीं आया वो कैसे उसको राजी करे। छुपकली को फ्राई कर लेंगे, आतिश ने इस बार जलकर कहा तो अकदस ने बेसख्ता अपने मुंह पर हाथ रखा और उसके साथ चलती वो बस उसको हैरत से देखने लगी, जो ऐसी फजिल बात करने के बाद भी नॉर्मल था। उसका चेहरे के तासुरात नॉर्मल थे। हो गई थी तुम दोनों की गपशप? सिकंदर ने अलमान के साथ सीढ़ियां उतरते मुस्कुराहट दबाए सवाल किया। तो ये तुम्हारा कारनामा था? अलमान को यकीन न आया। हाँ, मैंने सोचा तुम्हें और उसको एक साथ बात करने का मौका दिया जाए, सिकंदर शानें उचकाकर बोला। बातें वाकई में हुई हमारे दरमियान, अलमान ने बताया। कुछ नॉर्मल हुआ तुम दोनों के बीच? सिकंदर ने रुककर पूछा। वो बदल गई है, आई मीन अगर वो पहले जैसी होती तो हमारा सर जरूर फाड़ देती, लेकिन उसने मिच्योरिटी का मुजाहरा किया, एक फर्माबरदार बेटी बनकर हमारे सवाल का जवाब देती रही, जिसको बस अपने वालिदैन की खुशी अजीज है, जो सब्र करना जानती है। अलमान काफी उलझन आमेज लहजे में बोला। देख मान, इशू को उसके वालिदैन ने आज़ादी दी थी और इस आज़ादी का ये मतलब नहीं था कि वो जो चाहे कर सकती है। गलत सही करने का उसको लाइसेंस किसी ने नहीं दिया था। उसकी आज़ादी की एक लिमिट थी जिसको इशू ने कभी क्रॉस नहीं किया। बज़ाहिर वो अपनी मर्जी की मालिक है, लेकिन जो शादी होती है, लड़का हो या लड़की, दोनों के लिए एक बहुत बड़ा फैसला होता है, क्योंकि दोनों को पूरी ज़िंदगी एक साथ गुजारनी होती है। हर खुशी गम में एक दूसरे का सहारा बनना पड़ता है, जिसमें दोनों को रिश्ते निभाने की सलाहियत आती हो। अगर एक से सब्र का दामन छूट जाए तो दूसरे को सब्र करना आता है, और इशू के मामले में भी यही हुआ। वो चाहे खुद को जितना मॉडर्न शो करवाए, लेकिन वो एक मशरिकी लड़की जो अपने वालिदैन के आगे सर झुकाकर उसकी मर्जी से शादी कर लेती है। और तुमसे ये निकाह उसने इस वजह से किया ताकि इन तीन खानदानों में जो प्यार है उसमें कोई खलश ना आए, किसी एक के दिल में कोई रंजीदगी ना हो। वो जहाँ बस अपनी खुशी को आगे रखती थी, अपने इस स्पेशल डे पर उसने अपने वालिदैन को तरजीह दी, अपना आप तुम्हारे और अल्लाह के सुपुर्द कर दिया, क्योंकि अल्लाह तो किसी को नहीं छोड़ता। सिकंदर समझाने पर आया तो बस बिना रुके बोलता गया, जो अलमान ने बड़ी संजीदगी से सुन भी लिया। मैं तुम्हारी बात से एग्री भी कर लूँ, लेकिन वो सालों पहले ऐसी न थी, अब ऐसी है, तो तब बाबर साईं ने मेरे लिए उसका इंतखाब क्यों किया? उनको तो अच्छे से पता था कि हम बस लड़ते रहते थे। अरमान को बस एक बात हमेशा परेशान करती थी, जो उसने बताई। तो क्या तुम्हें कोई सीधी सादी लड़की मिलती तो उसके साथ खुश रह लेते, जो तुम्हें लड़ने का मौका ना देती, तुम्हारी बस खिदमत चाकरी में लगी रहती। यहाँ गांव में ऐसी ही बीवियाँ मिलती हैं ना, जो अपने शोहरों को सरताज बनाकर उसको खुश देखकर खुश होती हैं, और उसको परेशान देखकर ये सोचकर सारा दिन परेशान रहती हैं कि जाने क्या बात होगी। तो क्या इतनी नॉर्मल ज़िंदगी में तुम्हें ईशा याद ना आती? उससे हमेशा से की जाने वाली गोलाबारी, बात पर बात लड़ाइयाँ याद ना आती? जब उसकी भी किसी और से शादी हो जाती तो क्या तुम ये कोशिश ना करते कि किसी न किसी बहाने उससे एक बार बहस करने का मौका मिले, या फिर वो तुम्हें पहले की तरह चिढ़ाए? तुम्हें बस ये लड़ाइयाँ झगड़ा लगता है, लेकिन मामू ने तुम दोनों की इस बेतुकी लड़ाई में मोहब्बत को महसूस किया था, इसलिए तुम दोनों को लड़े बगैर मज़ा नहीं आता था, दिन नहीं गुजरता था। वरना तो हमारी इस पलटन में कोई किसी से नहीं लड़ा। मैं नहीं लड़ा इशू से, हानि भी कभी नहीं। वो तो खैर अल्लाह मियाँ की गाय है, पर जग्गू, उसकी तो वो बहन है, तो उससे ऐसे लड़ाई करता है जैसे सामने कोई उसका जानी दुश्मन हो। तो क्या जग्गू को ईशा से मोहब्बत नहीं?
हालत देखनी चाहिए थी तुम्हें उसकी, जब ईशु उसको फील इग्नोर मोड पर डाले हुई थी। ऐसी लड़ाइयाँ रिश्तों की खूबसूरती को बयान करती हैं। इन लड़ाइयों में कोई अपने दिल में नफरत नहीं पालता। तुझे नहीं पता, शायद उसको भी नहीं पता हो कि तुम दोनों को आदत थी एक दूसरे से लड़ाई करने की। आदत एक नशे की तरह होती है जो अगर पूरी ना हुई तो बंदा तड़पता है। नफरत होते हुए भी नफरत है कहना। अगर मैं गलत हूं तो तुम्हारे जाने के बाद इशू इस कदर संजीदा ना होती। वो तो थी जो बड़ी बड़ी बातों को फूंक में उड़ाया करती थी, पर इन 6 सालों में उसको नशा नहीं मिला तो ऐसी हालत बन गई, और जब नशा मिला तो ये हाल कर दिया उसने अपना और आसपास का। अरमान जो हक तक उसकी सारी बातें सुन रहा था, उसके इशारे पर चौंक कर देखा तो मस्जिद हैरान रह गया। जहां पूरे हॉल का नक्शा बदला हुआ था, सोफे अपनी जगह से दूर हो गए थे, टेबल पर मौजूद गुलदान नीचे फर्श को सलामी पेश कर रहा था, और नीचे कालीन पर रयान और ईशा हंसी से लोटपोट होते कुशन एक दूसरे को मारने में लगे हुए थे। दोनों की हालत बिगड़ी हुई थी। वो कोई बड़े नहीं थे, लग रहे थे 5 साल के बच्चों का गुमान हो रहा था। उनको देखकर 1 घंटा तुझसे बात करने का असर है, यकीनन थोड़ा बहुत लड़ाई भी हुई होगी तुम दोनों की। सिकंदर हल्की मुस्कुराहट से मजीद बोला, लेकिन अरमान अब कुछ भी बोलने की पोजीशन में ना था। खुशी जग्गू, ये क्या बच्चों जैसी हरकतें हैं। मीशा सुहान और फहा के साथ हॉल में आई तो उन दोनों को देखकर उसने अपने दांत पीसे थे, जबकि फहा हैरत से हॉल का हशर देख रही थी जो ईशा और रयान की इनायतों पर पहचानने में नहीं आ रहा था। उसको याद ना आया था कि ऐसा हाल कभी उनके 3 बच्चों ने भी अपने बचपन में किया हो, जैसा इन दोनों ने इतने बड़े होने पर किया था। मॉम, वो ये सब इसने किया है। हाथ जड़कर खड़ी होती ईशा ने सारा मलबा रयान पर डाला जो अपने बालों से रुई निकाल रहा था। मॉम, ये सारा करियर इशू टिश्यू का है। रयान ने ईशा को घूर कर कहा। रयान रानी, मेरा नाम बिगाड़ने की तुम्हें कतन कोई जरूरत नहीं। ईशा ने डबल घूरी से उसको नवाजा। और तुम्हें भी कोई हक नहीं कि तुम मेरा यूं जेंडर तब्दील करो। रयान तो हत्या से उठ खड़ा हुआ। तुम अम्मा साईं, वो अभी नई जंग शुरू करने वाले थे। उससे पहले अकदस की आवाज़ पर सबने हॉल के दाखिली दरवाजे की जानिब देखा जहां आतिश खड़ा था। उसको देखकर सब लोग अलर्ट हुए थे, जबकि हवेली का हाल और आतिश की आमद पर वो तीनों बहनें शर्मिंदा सी हो गई थीं। लेकिन जिनको शर्मिंदा होना था वो नजरों ही नजरों में एक दूसरे को मारने की धमकियां देने में मसरूफ थे। अरे आतिश बेटा, आप आ गए। फहा मुस्कुराकर उसकी तरफ बढ़ी थी। जी, मैं जोजा को लेने आया था, आतिश ने अकदस की तरफ इशारा करके बताया। बाकी लोग भी उनकी तरफ आए थे। ये हमारा भाई है मान। अरमान सिकंदर के साथ आया तो अकदस ने अरमान की तरफ इशारा करके बताया। हाय। आतिश ने मुसाफा करने के लिए हाथ उसकी तरफ बढ़ाया तो अरमान उसका बढ़ाया हुआ हाथ को इग्नोर करता उसके गले लगा था, जिस पर सब मुस्कुराए थे, लेकिन अकदस को ये अजीब लगा था। कैसे हैं आप? अरमान उससे अलग होता मुस्कुराकर पूछने लगा। मैं ठीक हूँ, तुम बताओ? आतिश ने जवाबन मुस्कुराकर पूछा। हम क्या तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो? अरमान अभी आतिश को कुछ कहने लगा था जब अकदस दरमियान में बोल पड़ी। तस्वीर में देखा था तुम्हारे सामने, आतिश ने याद करवाया तो अकदस खामोश हो गई। खड़े क्यों हो, आओ बैठो। सुहान ने कब से उसको खड़ा देखा तो बैठने का कहा। शुक्रिया। आतिश मुस्कुराया और अपनी आईब्रो को अंगूठे की मदद से मसलता वो बैठने के लिए कोई जगह तलाश करने लगा जो उसको अपने लायक नजर न आई। लगता है चुड़ैलों और जिन्नात ने आकर यहाँ कमले कमले डांस किया है। 3-4 सोफों को उल्टा गिरा देख आतिश ने कहा तो हर कोई अपनी जगह पहलू बदलता रह गया। अरे नहीं, इशू टिशू ने मुन्नी बदनाम हुई पर गाने पर डांस किया है। रयान सिकंदर की मदद से सोफों को सीधा करता आतिश को बताने लगा। ऐसी कोई बात नहीं, इसने डिस्को दीवाने पर डांस किया है, और जब ये डांस करता है तो ये खुद में नहीं रहता। फर्श से कुर्शन उठाती ईशा खूंखार नजर से रयान को देखकर बताया। आप दोनों के बालों को देखकर लग रहा है जैसे करंट लगाया हो किसी ने। फहा के इशारे पर एक जगह बैठता आतिश बोला तो ईशा ने जल्दी से अपने बालों को हाथ से संवारा था। तुम तैयार हो जाओ, हमने जाना है। अकदस को एक जगह जम के खड़ा देख आतिश ने कहा। इतनी जल्दी? रात का खाना खाकर जाइएगा। फहा ने उसकी बात सुनकर कहा। तब तक जुहान भी हॉल में आ गया था, जहां असीर के अलावा हर कोई मौजूद था। रास्ता लंबा है, जल्दी निकलेंगे तो ही जल्दी शहर पहुंच पाएंगे। कहा ना, इंशाल्लाह अगली बार।
आतिश ने सहूलियत से इनकार किया। आपको भूख लगी होगी, जुहान ने अकदस को देखकर कहा, जिसका जाने की बात पर मूड ऑफ हो गया था। नहीं, जोजा को भूख नहीं लगी, अगर तुम्हें लगी है तो तुम खा लो, जवाब अकदस के बजाय आतिश ने दिया। आपको कैसे पता चला कि इनको भूख नहीं? हालांकि इनके चेहरे से साफ जाहिर होता है कि ये हंगरी हैं। दरअसल आपको नहीं पता होगा, इनको भूख बहुत जल्दी लगती है। जोहान आज जाने किस चीज़ का बदला ले रहा था उससे। हाँ, वाकई हानि भाई ने वजह फरमाया। महा भी हॉल में एक जगह बैठती जोहान की बात से इत्तेफाक करती बोली तो जोहान मुस्कुराया। तुम्हारा रिश्ता तय हो गया? आतिश को अब ख्याल आया तो पूछा, जिस पर महा ने दुनिया जहां की मासूमियत चेहरे पर सजाकर मासूमाना अंदाज में अपना सर नफी में हिलाया। नहीं हुआ, क्यों? आतिश को हैरत हुई। उसकी चाल में 21-20 का फर्क है। ये बात इसके ना होने वाले शोहर को पता लगी तो उसको मिर्गी का दौरा पड़ा, तभी रिश्ता तय नहीं हो पाया। जवाब महा के बजाय सिकंदर ने दिया तो सब ने अपनी मुस्कुराहट दबाई। क्या वाकई में? आतिश को यकीन न आया। ऐसा कुछ नहीं, बस इनको आदत है बकवास करने की, महा ने बगैर लिहाज किए कहा तो सिकंदर ने गुस्से में अपने हाथों की मुट्ठियों को जोर से बींच लिया था। माही, फहा ने तुम्बिया करती नजरों से उसको देखा। वो तो पहले ही आतिश के सामने शर्मिंदा थी, जैसा हॉल का हशर था, और अब यूं उसके सामने महा का ऐसे बात करना उसको मजीद शर्मिंदा कर गया था। वैसे आपके अपने घर में रिश्ते हैं, वो भी करीब, तो बाहर रिश्ता करने की क्या जरूरत है? आतिश बारी बारी जोहान, रयान, सिकंदर इन तीनों को देखकर बोला तो फहा खामोश हो गई। चाहा तो उसने भी यही था, पर रयान का किसी और लड़की में इंटरेस्ट और जोहान का ये कहना कि महा उसकी बहनों जैसी है, उस पर वो खामोश हो गई। जबकि सिकंदर के लिए असीर नहीं माना था, चाहे वो उसकी लाडली बहन का बेटा और उसका लाडला भांजा था, लेकिन उसके बावजूद उसने महा का जोड़ उसके साथ नहीं सोचा, क्योंकि वजह थी उसका सिंगिंग में होना। ये एक बड़ी वजह थी जिससे असीर ने मना कर दिया था और उसको खानदान से बाहर रिश्ता तलाश करने का कहा। करीब की नजर खराब है हमारी, जोहान ने मुस्कुराकर उसको बताया। खैरियत है? ये आज तुम सबको क्या हो गया है? और हानी, यू ऑलराइट? टोन देखो अपनी, ये कैसे बातें कर रहे हो तुम? इन दोनों ने हॉल का नक्शा बिगाड़ दिया और तुम्हारी और फिर सिकंदर की बदतमीजियां उरूज पर हैं। सुहान जो अब तक खामोश थी, उसने जोहान के तंजिया लहजे को महसूस किया तो सख्त नजर से उसको देख कर कहा तो वो चारों अपना सर झुका गए थे, जिस पर आतिश के चेहरे पर महफूज कुन मुस्कुराहट ने अहाता कर लिया था। खाला, क्या हो गया है? ऑल राइट, कोई बात नहीं, वैसी भी आतिश अब इस फैमिली का हिस्सा है तो ये लोग उसके साथ हंसी मजाक कर सकते हैं। अकदस को उन चारों की उतरी हुई शक्ल देखकर बुरा महसूस हुआ, तभी कहा, जिस पर सुहान ने गहरी सांस भरकर खुद को पुरसुकून किया। आप कुछ लेंगे? अरमान ने आतिश को देखकर पूछा, जो टांग पर टांग चढ़ाए रिलैक्स अंदाज में बैठा हुआ था। पानी चाहिए था, आतिश ने कहा तो फा ने पास गुजरती हेल्पर को आतिश के लिए जूस और पानी लाने को कहा। सब लोग आ जाओ, अरियान की कॉल आ रही है। मिशा ने कुछ तवक्का बाद उन सबको देखकर कहा तो हर कोई अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ, जबकि जोहान आतिश के करीब आया। अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं माजरत ख्वाह हूँ। आपका जेलिस होना अच्छा लगा तभी चढ़ाया, वरना मेरा मकसद कुछ और ना था, जोहान ने कहा तो आतिश मुस्कुराया। इट्स ओके, लेकिन मैं जेलिस नहीं हुआ, आतिश ने उसके बाल बिगाड़कर कहा। रैली? अपनी आईब्रो को ऊपर किए जोहान ने पूछा। रैली? आतिश ने अपना सर असबाब में हिलाया तो जोहान मुस्कुराकर अपना सर नफी में हिला गया। आप हमें गेट तक छोड़ने आएंगी ना? चूर निगाहों से आतिश को देखता वो अकदस से बोला तो आतिश के चेहरे की रंगत पल भर में बदली थी। हाँ, क्यों नहीं? अकदस ने मुस्कुराकर उसका गल खींच कर कहा तो आतिश ने लब सख्ती से बींच लिए थे। अपनी चादर पहनो और चलो जल्दी, देर हो रही है। आतिश अपनी जगह से उठता अकदस को तुम्बिया करती नजर से देखकर बोला, लेकिन खाला, चादर। अकदस कुछ कहने लगी थी लेकिन वो उसकी बात को दरमियान में काटकर संजीदगी से अपनी बात पर जोर देते बोला। अकदस खामोशी से ऊपर की तरफ बढ़ गई थी। क्या हुआ? जोहान के मसनूई हैरानगी से आतिश को देखा जो इस तरह में मुब्तला होता अपने बालों में हाथ फेर रहा था। कुछ नहीं, आतिश ने उसको देखने से गुरेज किया। वो हमेशा हम सबको छोड़ने बाहर तक आती हैं और आज आपने इस कदर सख्ती से उनको मुखातिब किया, हालांकि ऐसा किसी ने भी नहीं किया। पहले की निस्बत जोहान का लहजा कदरे संजीदा था। वो छोड़ने क्यों आए?
तुम लोग छोटे बच्चे हो क्या? वैसे भी वो मेरी जोजा है, मैं जैसे चाहूँ उससे बात कर सकता हूँ। आतिश का लहजा खतरनाक हद तक संजीदा था और जोहान को यकीन न आया कि वो इतनी सी बात पर ऐसा रिएक्ट कर गया। हमारा उन पर और उनका हम पर कोई हक है? जोहान ने जताया। हक था, लेकिन अब वो मुझसे मंसूब हो गई है। वो मेरी जोजा है। निकाह के बाद सारे हुकूक उसके मेरे नाम हो गए हैं। पहले जो कुछ जैसा था उसको भूल जाओ। बस ये याद रखो, वो अब आतिश लुगारी की बीवी है और आतिश लुगारी के नाम से जो कोई एक बार मंसूब हो जाए, उसके बाद वो उसको किसी और के आसपास बर्दाश्त नहीं करता। आतिश उसकी नीली आंखों में देखता कहता उसको बहुत कुछ बवर करवा गया था। आपकी पोजेसिव जानकर अच्छा लगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं हुआ कि अब आप उनको हमसे दूर रखेंगे। जोहान का उसका यूं हक जताना समझ नहीं आया था। वो जानता था आतिश उसका शौहर है, लेकिन उनके साथ भी उसका कोई रिश्ता था जिसको आतिश सिरे से नजरअंदाज करता बस अकदस को अपनी मलकियत करार दे गया था। आदत से मजबूर हूँ, मैं बस ये चाहता हूँ कि उसकी सारी तवज्जो का मरकज मेरी जात हो। आतिश उसको देखकर संजीदगी से जवाब दिया तो जवाब में भी जोहान कुछ कहता इससे पहले अकदस बड़ी सी चादर ओढ़कर वापस आई तो वो बस खामोशी से बाहर की तरफ बढ़ गया था। आपने हनी से कुछ कहा है क्या? आतिश के सामने खड़ी होती वो उससे सवाल गो हुई। याद है मैंने तुम्हें एक चादर दिलवाई थी, वो कहाँ है? आतिश ने जैसे उसकी बात सुनी ना थी। यह हमारे सवाल का जवाब नहीं, अकदस ने संजीदगी से कहा। मैंने तुम्हारे प्यारे हानी बानी को कुछ नहीं कहा। आतिश ने सर झटक कर उसको देखकर बताया। आपकी जबान ब्रेकलेस है। जरूर आपकी जबान ने कोई जौहर दिखाए होंगे, तभी वो आज हमें बगैर खुदा हाफिज बोले चला गया, वरना आज से पहले उसने कभी ऐसा नहीं किया। अकदस को उस पर रत्ती बराबर पर भी यकीन नहीं आया। मुझे तुम्हारे और अपने दरमियान किसी तीसरे का नाम बर्दाश्त नहीं, और उस नीली आंखों वालों का नाम मेरे सामने ना लो तो अच्छा है। बिल्कुल भी पसंद नहीं वो। आतिश ने संजीदगी से कहकर जैसे बात खत्म करने की कोशिश की। वो हमारा कजन है आतिश, उसको अपने हाथों से खिलाया है, अकदस ने जवाबन संजीदगी से कहा तो आतिश चौंक पड़ा। इतने बड़े को तुमने अपने हाथों से खिलाया है? आतिश ने उसको घूरा। 7 साल छोटा है, अब माशाल्लाह से कट खाट में हमसे बड़ा लगता है, लेकिन वो हमारे लिए अभी तक हमारा छोटा हानि है और हम उसको ही अकदस अप्पो, जिससे वो अपने दिल की हर बात बिला झिझक कह देता है। वो हमें अपनी बड़ी बहन समझता है और वैसी इज्जत देता है और एहतराम करता है। अकदस को आतिश की बातों से तकलीफ हुई थी, तभी बोलती गई तो आतिश गोमू की कैफियत में बस उसका चेहरा देखने लगा। उसको एहसास हुआ जैसे वो कुछ ज्यादा ओवर रिएक्ट कर गया था। हाँ तो सही है, भाई नहीं है वो, तुम्हारा जस्ट भाइयों जैसा है, और मैं तुम्हारा क्लोज होना इतना तुम्हारे भाई अपने सगे भाई से भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। अब चलो यहाँ से। आतिश खुद को कंपोज करता उससे बोला तो अकदस अपना सर नफी में हिलाने लगी। मजाल था जो वो अपनी हरकतों से पेशिमान होकर एक लफ्ज सॉरी का बोल देता। इस स्टोरी को यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं आगे क्या होगा। मेरे साथ जुड़े रहिए। स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय।